हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटोर क्लासेस। आज हम लोग पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय। तो हम लोग पहले देखेंगे संवैधानिक निकाय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए डिफिनेशन क्या होती है संवैधानिक निकाय की। भारत में संवैधानिक निकाय वे निकाय या संस्थाएं जिनका भारतीय संविधान में उल्लेख है। बहुत ही मेन पॉइंट है, याद रखिएगा। संवैधानिक निकाय वो होते हैं जिनका क्या है, भारतीय संविधान में उल्लेख मिलता है, यानी किसी न किसी आर्टिकल में आपको क्या मिलेगा, इसका उल्लेख मिलेगा। यह संविधान से सीधे शक्ति प्राप्त करता है। इन निकाय के तंत्र में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को संविधान संशोधन की आवश्यकता है। क्या होती है, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना होगा तो क्या करना होगा, संविधान में संशोधन करना पड़ता है। चलिए अब देखते हैं भारत में संवैधानिक निकाय कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट है उनको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें एग्जाम में दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं। ध्यान दीजिएगा क्या क्या चीज़ें जो इम्पोर्टेंट जो पूछी जाती हैं और सारे यहाँ पे लिस्ट आपको बना के दी गई है। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल पूछे जाते हैं इसके, तो ध्यान दीजिएगा आर्टिकल आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। 324 संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन भी अभी देखेंगे, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये भी एग्जाम में आपके बहुत बार पूछे गए हैं। तो देखिए भारत के नियंत्रक का महालेख परीक्षक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। भारत का अटॉर्नी जनरल हमेशा न्यूज में रहता है, ये तो आर्टिकल हमेशा आप देखते हो कि न्यूज में रहता है, ठीक है। राज्य के एडवोकेट जनरल बहुत कम। भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी जो नियुक्त किए जाते हैं 350। अब देखिए इसमें याद रखिएगा इनके डायरेक्ट आर्टिकल पूछे जाते हैं। कई बार एग्जाम में आपसे सीधे इनके आर्टिकल पूछ लिए जाएंगे, सीधे आर्टिकल से क्वेश्चंस बनते हैं। सीधे देगा वित्त आयोग किस आर्टिकल में है, आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस आर्टिकल में, सीधे मतलब यहाँ से डायरेक्टली आपको आर्टिकल्स पूछे जाएंगे। ये सारे आर्टिकल्स मैक्सिमम कई बार ये आर्टिकल्स पूछे गए। ये चुनाव आयोग तो बहुत बार पूछा गया है, तो इसे याद रखिएगा। अभी इलेक्शन भी होने वाला है उत्तर प्रदेश में, तो चुनाव आयोग इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं वन बाई वन करके इनके बारे में फुल स्टडी। चुनाव आयोग, संविधान का अनुच्छेद 324, कौन सा अनुच्छेद 324, यह प्रावधान करता है कि संसद राज्य के विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकालय मतलब कार्यालय और भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन की दिशा और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होंगे। कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुनाव आयोग किसका किसका चुनाव कराता है, तो किसका किसका कराता है, याद रहेगा संसद में जो हमारा लोकसभा का इलेक्शन होगा, राज्यसभा का, राज्य विधानसभाओं में भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव और निर्वाचन की दिशा क्या करता है। तो इतनी चीज़ें एकदम कन्फर्म रहेंगी। एग्जाम में आएगा किसका इलेक्शन कमीशन किसका किसका चुनाव कराता है, किस आर्टिकल में है, तो आप कर लेंगे। अब देखते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है नियुक्ति, हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य आयुक्त जो चुनाव आयुक्तों के पास उसके बराबर अधिकार है और समय, वेतन, भत्ते और अन्य अनुलाभ प्राप्त करेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास है। 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति इन दो और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की, पहले एकल था बाद में दो, यानी प्रेजेंट टाइम में 3 लोग होते हैं। अब मेन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो देखिए, यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये पूरा का पूरा याद कर लीजिए। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है, वनडे एग्जाम में भी, आपके आर हो गया, पीसीएस में भी इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। वे 6 साल की अवधि के लिए या जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते जो भी पहले हो तक कार्यरत होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा कहीं पे। आइए देखते हैं अब इसका, देखते हैं इसका मेन काम क्या क्या है।
इसके निम्नलिखित कार्य हैं, ठीक है। देखिए क्या क्या कार्य, मेन कार्य देखते हैं हम लोग। संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्रीय क्षेत्रों का निर्धारण करना। जैसे आप कई बार सुना है जम्मू कश्मीर में परिसीमन कराया जा रहा है, तो याद रखिएगा कौन कराता है, ये चुनाव आयोग। समय समय मतदाता सूची तैयार करना और सभी पात्र मतदाताओं का पंजीकरण कराना। चुनाव की तारीखों और समय सारणी को सूचित करने और नामांकन पत्रों की जांच करना। नेक्स्ट देखिए, राजनीतिक दलों को मान्यता देने और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना। संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामले पर राष्ट्रपति को सलाह देना। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्य विधायिका के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर क्या कहता है, राज्यपाल को सलाह भी देता है। और देखते जाइए कितने पॉइंट्स आपके मिल रहे हैं एग्जाम में, यही एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, चुनाव के उद्देश्य के लिए राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना और उन्हें उनके चुनाव प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय या राज्य दलों का दर्जा देना। तो इतने सारे काम हैं जिसमें से आप मेनली एटलीस्ट 3 पॉइंट याद रखिएगा और एक परिसीमन, इतना आपको याद करके चलना है। आइए देखते हैं, नोट देख लीजिए। संविधान ने चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित मापदंड निर्धारित नहीं किए हैं। चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता, कानूनी, शैक्षिक, प्रशासनिक या न्यायिक। निर्वाचन आयोग सदस्यों का कार्यकाल, सरकार द्वारा किसी अन्य नियुक्ति से सेवानिवृत्ति चुनाव आयुक्त, ठीक है। बेसिकली आप लोग सारी पॉइंट देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इलेक्शन कमीशन, लोगो देख लीजिए इलेक्शन कमीशन का। देखिए फॉर्मेशन कब हुआ था, याद रखिएगा 25 जनवरी 1950। अब देख लीजिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनका नाम याद रखिएगा। अगर पूछ दे पहला कौन थे, तो कौन थे, सुकुमार सेन। तो ऐसे 2-3 याद कर लीजिएगा। और वर्तमान में कौन है, 24वां पे सुशील चंद्रा। एटलीस्ट 2 याद रखिएगा, सुनील अरोड़ा और सुशील चंद्रा का 2 लोगों का नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के, ठीक है। तो आपको इलेक्शन कमीशन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं संवैधानिक आयोग के बारे में। अब देखिए अब यूपीएससी के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी एक संवैधानिक आयोग है, देखिए पूरी हिस्ट्री से लेकर चल रहा हूँ। 1919 के यानी 1919 के भारत सरकार अधिनियम 1926 में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और उसे सिविल सेवकों की भर्ती का काम सौंपा गया। 1935 जिसे भारत शासन अधिनियम ने न केवल एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, संघ लोक सेवा, जब 1935 की बात करें भारत शासन अधिनियम में कहा गया संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना बल्कि 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना, यानी 3 चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। कब हुआ था, 1926 में इसमें बनाया गया था, किसके तहत, 1919 के भारत शासन अधिनियम। आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो अच्छे से आपको पता होगा, अगर नहीं पता हुआ तो हमारा लेडीज़ पे लेक्चर बना हुआ है, आप उसको जाके देखिए, आपको सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, पहले मैंने बता रखा है, कई बार आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, तो इस आर्टिकल की याद रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग 315 315 से लेकर 323 तक, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए तो 315 323 स्वतंत्रता शक्ति वगैरह, ठीक है, कि संरचना, नियुक्ति और हटाने के बारे में विस्तृत प्रावधान है। यूपीएससी में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नियुक्ति कौन करता है पूछा जाता है, याद रखिएगा। आयोग का अध्यक्ष और सदस्य 6 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले पद पर क्या करते हैं, बने रहते हैं। इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में यूपीएससी का अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को कार्यकाल से हटा सकते हैं। कई बार इस तरह से पीसीएस उसेस में इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। यदि उसे दिवालिया माना जाए, यानी दिवालिया हो गया हो, यदि अपने कार्यालय के कार्यकाल के दौरान अपने कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान के लिए रोजगार में संलग्न हो, यदि वह राष्ट्रपति की राय में या शारीरिक दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है।
ठीक है, इसके महत्वपूर्ण कार्य देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके क्वेश्चंस निकलते हैं। यह अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं और केंद्र शासित प्रदेशों की सार्वजनिक सेवाओं के लिए नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करता है। सबको पता है, ISPCS का आप लोग एग्जाम देते हैं। राज्य, यह राज्यों की सहायता करता है यदि ऐसा करने के लिए 2 या 2 से अधिक राज्य द्वारा अनुरोध किया जाता है। किसी भी सेवाओं के लिए संयुक्त भर्ती की योजनाओं को तैयार करने और संचालन करने के लिए जिसके लिए विशेष योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा, 2 या 2 से अधिक राज्य चाहेंगे तब। यह कार्मिक प्रबंधन संबंधी मामलों पर परामर्श किया जाता है। यह राज्य के राज्यपालों के, देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह राज्य के राज्यपालों के अनुरोध पर और भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ राज्य की सभी या किसी भी आवश्यकता को पूरा करता है। यूपीएससी राष्ट्रपति को उसके प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो कौन करता है प्रदर्शन, ये पूछा जाता है कि रिपोर्ट कौन तैयार करके लाता है और कौन प्रदर्शित करता है, तो याद रखिएगा। यह अखिल भारतीय सेवाओं में ग्रुप ए ग्रुप बी की भर्तियों से चिंतित और पदोन्नति और आवश्यकता जो अनुशासनात्मक जो मामलों पर परामर्श करने पर सरकार को सलाह देता है। ठीक है, यह सेवाओं के वर्गीकरण, वेतन और सेवा शर्तें, कैडर प्रबंधन, शैक्षणिक आदि से संबंधित नहीं है। इन मामलों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्रमिक लोक शिकायतों और पेंशन मंत्रालय को 3 विभागों में से एक है। आगे देखते हैं नोट इंपॉर्टेंट्स होते हैं। आयोग सदस्य के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, सिवाय इसके कि आयोग के सदस्यों में से आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष, देखिए यहाँ पे कभी अगर एग्जाम में आ जाए तो याद रखिएगा, कम से कम क्या हो, 10 वर्ष, मतलब भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन क्या हो, इन्होंने काम किया हो। निम्नलिखित 2 परिस्थितियों में राष्ट्रपति यूपीएससी सदस्यों में से एक को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। जब अध्यक्ष का पद क्या हो जाए, खाली हो जाता है, या जब अध्यक्ष अनुपस्थिति या किसी अन्य कारणों से अपने कार्य को करने में क्या हो, असमर्थ हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपके यूपीएससी के बारे में, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। आइए और आगे देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग, अभी हम लोगों ने देखा इसका फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्विस सेवा कमीशन के जो चेयरमैन है प्रदीप कुमार जोशी जी हैं, तो याद रखिएगा इन्हें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी हम लोगों ने देखा संघ लोक सेवा आयोग, अब यहीं पे देखेंगे हम लोग राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, यही 315 से 323 के बीच में इसका ही वर्णन मिलता है। ठीक है, कार्य एसपीएससी की स्वतंत्रता से संबंधित है। ये देखते हैं, ये जो मेन जो आपको ब्लैक जो हाईलाइट में दिखाया गया है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें अगर आप किसी कॉपी पे नोट करते चलेंगे तो ये मतलब मुश्किल से 1 पेज का होगा, और आप इसको एक बार एग्जाम में जाने से पहले देख लेंगे तो आपको एक क्वेश्चन तो 100% मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। संस्थान में राज्यपाल और राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त अन्य सदस्य होते हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 6, देखिए 6 साल की अवधि के लिए या 62 की आयु प्राप्त करने तक पद पर क्या आते हैं, जो भी पहले हो बने रहते हैं। यानी या तो 62 वर्ष हो या तो 6 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एसपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य जो है राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, उन्हें केवल अध्यक्ष द्वारा हटाया जा सकता और राज्यपाल द्वारा नहीं। हटाने की शक्ति यूपीएससी अध्यक्ष और सदस्यों के लिए समान है। यानी इन्हें हटाएगा कौन, राष्ट्रपति। देखिए, नियुक्त करेगा कौन, राज्यपाल, लेकिन उसे हटाने की शक्ति किसके पास होगी, अध्यक्ष के। जो स्टेट में जो हमारे चेयरमैन होते हैं, यानी जैसे उत्तर यूपीपीएससी के लिए जाते हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश के जो सर्विस कमिश्नर हैं उनको नियुक्त कौन करेगा, राज्यपाल, लेकिन हटाएगा कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, नियुक्त कौन करेगा, राज्यपाल। याद रखिएगा, नियुक्ति कौन देता है, राज्यपाल, लेकिन हटाते कौन है, राष्ट्रपति। ये एग्जाम में याद रखिएगा। एसपीएससी राज्य सेवाओं के संबंध में उन सभी कार्यों को करता है जो यूपीएससी केंद्रीय सेवाओं के प्रबंधन में करता है। ठीक है, सेम जो वहाँ काम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिस लिए काम के लिए रखती है, ठीक उसी तरह के मिलता जुलता काम कितना होता है जो स्टेट सर्विस के लोग होते हैं। ठीक है, देखिए, प्रतिवर्ष राज्यपाल को उसके प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। यह राज्य सेवा में भर्ती संबंधित औपन्नति और अनुशासनात्मक मामलों पर परामर्श देने पर सरकार को सलाह देता है। यह सेवाओं के वर्गीकरण, वेतन, सेवा शर्त, कैडर, प्रशिक्षण आदि इतने संबंधित नहीं है। ये मामले कर्मी विभाग या सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। नोट,
आयोग के सदस्यों के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है सिवाय इसके कि आयोग के सदस्यों में से आधे सदस्य क्या व्यक्ति होने चाहिए जो कम से कम भारत मतलब राज्य सरकार में कम से कम क्या हुए हों, या भारत सरकार या राज्य सरकार दोनों में से किसी में कम से कम 10 वर्ष तक का क्या किया हो, काम किया हो, या तो भारत सरकार के अंतर्गत या तो राज्य सरकार। ठीक है, कम से कम 10 वर्ष का। राज्यपाल स्पीकर सदस्यों में से किसी एक को निम्नलिखित 2 परिस्थितियों में हटा सकता है, जो हम लोगों ने देखा सेम परिस्थिति यहाँ भी लागू होगी। यानी जब अध्यक्ष का पद खाली हो जाता है तब, या जब अध्यक्ष अनुपस्थित या किसी अन्य कारण से अपने कार्य में असमर्थ होता है तब। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो जिस राज्य के हैं जो वीडियो देख रहे हैं वो अपने अपने जो स्टेट सर्विस कमिश्नर हैं उनके चेयरमैन का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत के अटॉर्नी जनरल, हमेशा न्यूज़ में बने रहते हैं तो इम्पॉर्टेंट भी हैं। अब न्यूज़ में बने रहते हैं तो इम्पॉर्टेंट तो हो ही जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। भारतीय संविधान के 76 आर्टिकल 76 भारत का अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल के लिए प्रावधान है। देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, याद रखिएगा। वह राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है, नियुक्त किया जाता है। और भारत का नागरिक होना चाहिए और राष्ट्रपति के विचार में 5 साल के लिए उच्च न्यायालय हाई कोर्ट न्यायाधीश या 10 साल के लिए किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता, प्रवक्ता या न्यायविद रहा होना चाहिए। ठीक है, इतनी शर्तें हैं। आइए देखते हैं। एजी के कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है। देख लीजिए, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ, जो अटॉर्नी जनरल होता है उसका कार्यालय का कार्यकाल क्या है, निर्धारित नहीं होता है। संविधान में उसके निष्कासन की प्रक्रिया आधार शामिल नहीं है। एजी के कार्य क्या होता है, देख लीजिए। ऐसे कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित किया जाता है। कानूनी चरित्र के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो उसे राष्ट्रपति द्वारा क्या हो, सौंपा गया हो। संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा उसे दिए गए कार्यों को निर्वाह करने के लिए। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। भारत के क्षेत्र की सभी अदालतों में अटॉर्नी जनरल को दर्शकों का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, यानी वो जाके वहाँ पे बैठ सकते हैं। उसे संसद के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, वह संसद के दोनों सदनों या उसकी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, जिसके लिए उन्हें एक सदस्य नामित किया जा सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पूरा का पूरा पैराग्राफ 1-2 बार आप लोग अच्छे से पढ़िएगा कि क्या होता है। संसद के दोनों सदनों में क्या होता है, संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकता है। संसद की किसी भी समिति कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, जिसके लिए उन्हें एक सदस्य नामित किया जा सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये ध्यान दीजिए। इवन IAS में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वे उन सभी विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं का आनंद लेते हैं जो संसद के सदस्यों के लिए उपलब्ध हैं। वे अपनी आधिकारिक जिम्मेदारियों की पूर्ति में एजी की सहायता करने के लिए भारत के महाधिवक्ता और भारत के अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं। ठीक है, नोट, अनुच्छेद 76 में सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, उल्लेख नहीं मिलता। अगर कभी बोले क्या संविधान में इनका उल्लेख है, तो नहीं, याद रखिएगा। और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का संविधान में कोई उल्लेख या कोई वर्णन नहीं मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के एडवोकेट जनरल अब सेंट्रल में होते हैं। सेंट्रल में प्रॉब्लम आएगी, कोई कानूनी समस्या तो उसे सॉल्व करेंगे। राज्य में कोई कानूनी समस्या आती है तो राज्य के एडवोकेट जनरल करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्यों के लिए महाधिवक्ता कार्यालय के लिए प्रावधान किया गया है। वह राज्य का सर्वोच्च कानून क्या होता है, अधिकारी है। पॉइंट है, याद रखिएगा। राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। एजी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और भारत का नागरिक होना चाहिए और 10 साल के लिए न्यायिक कार्य, कितने वहाँ भी 10 साल देखा था, यहाँ भी 10 साल होना चाहिए, या 10 साल के उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए। और राज्यपाल के प्रसाद पद धारण करता है। महाधिवक्ता के कार्य क्या है, देख लीजिए। ऐसे कानूनी मामले पर राज्य सरकारों को सलाह देना जो राज्यपाल द्वारा उसे संदर्भित किया जाता है। याद रखिएगा, एक कानूनी चरित्र के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो राज्यपाल द्वारा उसे सौंपा जाता है। जो राष्ट्रपति का वहाँ था, ठीक यहाँ राज्यपाल है।
संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा उसे दिए गए कार्यों का क्या करना, निर्वाह करना। राज्य के कानून के किसी भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए महाधिवक्ता क्या है, हकदार है। ठीक है, उससे बोलने का अधिकार है। राज्य विधान, देखिए सेम वहाँ जो आपने पढ़ा राज्य के सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी संसद के लिए, ठीक वही बातें यहाँ पूरी। बोलने का अधिकार है। राज्य विधायिका या राज्य विधानमंडल की किसी भी समिति के दोनों सदनों में भाग लेने का भी अधिकार है, जिसमें उन्हें एक सदस्य का नाम दिया जा सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार यहाँ भी उसको नहीं है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, पॉइंट बना के 3-4 पॉइंट बना के नोट कर लीजिएगा। देखिए एक पेज का मुश्किल से ये बनेगा चीट टाइप का, आप उसे याद कर लेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे, आपके एग्जाम में काम आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। उन्हें सभी विशेष अधिकारों और प्रतिरक्षाओं का आनंद मिलता है जो राज्य विधानमंडल के सदस्य को मिलता है, यानी जो सेवाएं, जो चीज़ें, जो फैसिलिटी राज्य के विधानसभा जो मिलते हैं सदस्यों को या विधानमंडल के सदस्यों को, ठीक वही यहाँ मिलता है। जैसे अटॉर्नी जनरल को वहाँ पे जो संसद के लोगों को मिलता है, ठीक वही यहाँ पे भी राज्य से संबंधित है। ठीक है, वित्त आयोग देखिए, फाइनेंस कमीशन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए 280 में वित्त आयोग क्या है, अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में प्रदान करता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कभी कभी कितने अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं। वे अपने आदेश में राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित ऐसे अवधि के लिए पद धारण करते हैं, पुनः नियुक्ति के लिए पात्र हैं। ठीक है, मतलब दोबारा इन्हें चुना जा सकता है। अध्यक्ष को सार्वजनिक मामलों में अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। 4 अन्य सदस्यों को निम्नलिखित में से चुना जाना चाहिए। 4 जो होंगे वो कहाँ कहाँ से आएंगे ये देख लीजिए, यूपीएससी में क्वेश्चन बनता है। उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश या एक के रूप में नियुक्त होने के लिए एक व्यक्ति जिसे वित्त सरकार के खातों का क्या हो, ज्ञान हो। एक व्यक्ति जिसके पास वित्तीय मामले और प्रशासन में व्यापक क्या हो, अनुभव हो। एक व्यक्ति जिसे अर्थशास्त्र का क्या हो, ज्ञान हो। यानी जो 4 एक अध्यक्ष होता है, जो 4 अन्य सदस्य होते हैं, उनके अंदर ये सारी फैसिलिटी गुण होने चाहिए। देखिए वित्त आयोग के कार्य निम्नलिखित मामलों पर भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश करना है। देखिए क्या क्या सिफारिश करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, बनते भी हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। केंद्र और राज्यों के बीच साझा किए जाने वाले करों के शुद्ध आय का वितरण और ऐसी आय के संबंधित शेयरों के राज्यों के बीच बंटवारा। देखते ना कितना सेंट्रल गवर्नमेंट का है और कितना राज्य सरकार का है। चलिए क्वेश्चन भी रहेगा कि जो वित्त आयोग 15 है उसने कितने % का बंटवारा किया है। ठीक है, बताना आपको इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वे सिद्धांत जो केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता प्रदान करना चाहिए, यानी भारत के समाकेंद्रित कोष के बाहर राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों को पूरक के लिए राज्य के समर्पित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है यहाँ से, इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। पंचायतों और नगर पालिकाओं से के संसाधनों के पूरक के लिए भी राज्य के समर्पित निधि को क्या करना, बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय। ध्वनि वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित किसी अन्य मामले को वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश की ओर सलाहकार प्रवृत्त की है। अब देखते हैं अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिश। आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, तो राष्ट्रपति को। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है। 4 ऑप्शन दे देता है, प्राइम मिनिस्टर को दे देता है उसमें ऑप्शन, लोकसभा अध्यक्ष का नाम दे, लोकसभा अध्यक्ष को डालता है, राष्ट्रपति को डाल देता है और उपराष्ट्रपति का। तो हमेशा याद रखिएगा अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा, तो राष्ट्रपति को। 15वां वित्त आयोग, अध्यक्ष कौन है, NK सिंह। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए वित्त आयोग के बारे में यहाँ दिया हुआ है, इसका गठन कब हुआ, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। NK सिन्हा। आइए आगे देखते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको पता ही आजकल जो चीज़ें रिलेवेंट होती हैं करंट में, वही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग सीधे संविधान के अनुच्छेद 338 द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, आर्टिकल याद रखिएगा, पहले तो पॉइंट यही है कि आर्टिकल याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। 1999 में जनजाति मामलों के एक नए मंत्रालय को ST के कल्याण और विकास पर तेजी, कब, 1999 में, ध्यान देने के लिए बनाया गया, क्योंकि भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से ST SC
से अलग है और उनकी समस्याएं भी क्या है, एससी से अलग है। 2003 का जो 89वां संविधान जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम एससी और एसटी के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के दो अलग अलग निकायों में विभाजित करता है और एक अलग निकाय अस्तित्व में आया था, यानी अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग 338 के तहत। याद दीजिएगा, पॉइंट आउट मैं कर रहा हूँ कई बार, ठीक है। तो पहले एक था, बाद में दो विभाग बने, ठीक है। आइए देखते हैं। एसटी के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग 2004 में अस्तित्व में आया। इसमें एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 अन्य सदस्य होते हैं। वे राष्ट्रपति द्वारा उसके हाथ और मोहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यानी सिंपल सी बात याद रखिए, किस कौन नियुक्त करता है, तो उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रीय सेवा की शर्तों और कार्यकाल की उसकी शर्तें निर्धारित की जाती हैं। आयोग राष्ट्रपति को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। यह आवश्यक होने पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है। आयोग अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्तियों के साथ निहित है। तो मेन पॉइंट जो आपको है, अमेंडमेंट याद रखिएगा, सन, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिए, हर्ष चौहान को बनाया गया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष। तो नाम याद रखिएगा, हर्ष चौहान को क्या बनाया गया है, अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए, एसटी आयोग का अध्यक्ष पद सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति ने 3 साल के लिए किया है, यानी कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति। ये देखिए, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कब अस्तित्व में आया है ये, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एससी सीधे संविधान का अनुच्छेद 338 अभी 338 से द्वारा देख लिया हम लोगों ने। 338 द्वारा क्या करता है, शक्ति प्राप्त करता है। संविधान के अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों एससी के अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति के लिए प्रदान की गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संवैधानिक सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच करने और राष्ट्रपति उसके कार्य करने के लिए रिपोर्ट तैयार करता है, ठीक है। उन्होंने एससी और एसटी के लिए आयुक्त के रूप में नामित किया जाता है। 1970 में सरकार ने एक प्रस्ताव के माध्यम से एससी और एसटी के लिए एक गैर वैधानिक बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की। पूरा हिस्ट्री है, थोड़ा सा देख लीजिए। 1987 में सरकार एक अन्य प्रस्ताव के माध्यम से आयोग के कार्यों की संशोधित किया और उसे एससी और एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग का नाम दिया। 1990 का 65वां संविधान संशोधन 65 अमेंडमेंट एससी और एसटी के लिए एक एकल विशेष अधिकारी के स्थान पर एससी और एसटी के लिए एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना के लिए प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट अब यहाँ से शुरू होता है। अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो यहीं से क्वेश्चन आता है। अभी 2003 हम लोगों ने पढ़ा, 89वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट एससी और एसटी के लिए क्या है, संयुक्त राष्ट्रीय दो अलग अलग बनाता है। कौन कौन से, अब इन दोनों को याद कर लीजिए आप, या स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, चाहे जैसे भी हो, आप लोग जैसा भी उचित समझे, ठीक है। ये दोनों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। नाम में कन्फ्यूज मत होइएगा, एक अनुसूचित जाति आयोग, एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। देख लीजिए, एससी के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग 2004 में अस्तित्व में आया। इसमें एक चेयरमैन, ठीक जैसे हम लोगों ने पढ़ा था अनुसूचित जनजाति, ठीक अनुसूचित जाति के लिए भी वही होता है, ठीक है। चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 अन्य सदस्य होते हैं। वे राष्ट्रपति द्वारा उनके हाथ और मुहर के तहत क्या होते हैं, वारंट करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा सेवा की शर्तों और कार्यकाल की उनकी शर्तें निर्धारित की जाती है। कौन शर्तें निर्धारित करता है, तो राष्ट्रपति, याद रखिएगा। आयोग राष्ट्रपति को 1 वर्षीय रिपोर्ट क्या करता है, प्रस्तुत करता है। आयोग अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति के साथ नीति, यानी उसे कुछ शक्तियाँ भी प्रदान, यानी एससी एसटी में जो भी होते हैं व्यक्ति, उनको क्या होता है, राष्ट्रपति की तरफ से कुछ शक्तियाँ भी उन्हें प्रदान की गई। और ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको
सौंपते हैं और किसके कहने बनाते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा राष्ट्रपति के। प्रधानमंत्री का कई बार उसमें ऑप्शन में देता है और लोग कन्फ्यूज होकर प्रधानमंत्री कर देते हैं, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक निकाय देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा अमेंडमेंट? 1 to 3 123वां संविधान संशोधन विधेयक 2018 और संविधान में 102वां संशोधन इसे संवैधानिक निकाय बनाने के लिए। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। आगे बढ़ते। विधेयक पिछड़े आयोग से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए NCBC, ठीक है, NCSC की शक्तियों को हटाता है। ठीक है, विधेयक संविधान जो रचना है, अध्यादेश कार्यों और NCBC के विभिन्न अधिकारियों में नया लेख 338B सम्मिलित करके NCBC संवैधानिक निकाय बनाने का प्रयास करता है। तो 3 याद रखिए, 338A, 338, 338A, 338B, 3 चीज़ें आपको याद रखनी एक ही लाइन में। ठीक है, एक को 2003 याद रखिएगा, एक को आपको क्या याद करना है, 2018। ठीक है, आइए देखते हैं। संविधान में उल्लेख किया गया है कि NCBC में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति 5 सदस्य होंगे। कार्यकाल और सेवा की सतह राष्ट्रपति क्या करेगा, तय करेगा। याद रखिए, विधेयक किसी भी शिकायत की जांच या पूछताछ करते हैं सिविल कोर्ट की NCBC शक्तियाँ क्या करता है, प्राप्त करता है। देखते हैं, भारत के नियंत्रण का महालेख परीक्षक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भी टॉपिक इंपॉर्टेंट, जितने इसमें टॉपिक दिए गए सभी इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देख लीजिए, अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक CAG के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान है। CAG भारतीय लेख परीक्षक और लेखक विभाग का प्रमुख कार्य करता है। लोकप्रिय रूप से इसे सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षक कहा जाता है। कई बार आपको दे देता है, मार्क कर देता है कि सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षक किसे कहते हैं, और उसमें ऑप्शन में वित्त आयोग जरूर आता है। तो याद रखिएगा, वित्त आयोग नहीं है, CAG है, सेंट्रल ऑडिटर जनरल। ठीक है, जाना जाता है। यह केंद्र और राज्य स्तरों पर देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है। CAG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके हाथों मोहर के तहत एक वारंट के द्वारा होती है। ठीक है, अब में एक और पॉइंट देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट है। 6 साल की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तक कार्यालय में बना रहता है, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा उसी आधार पर और उसी तरीके से हटाया जाता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। उसका वेतन और अन्य सेवा शर्तें संशोधन निर्धारित की जाती हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। संसद ने CAG कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 को अधिनियमित है। ये आपके IAS में क्वेश्चन पूछा गया है। PCS में पूछने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन ये PCS में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या की भूमिका वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखने की है। अर्थव्यवस्था के कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद की जवाबदेही संसद में वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में CAG के लेखा परीक्षक रिपोर्ट के माध्यम से सुरक्षित की जाती है। ठीक है, CAG संसद का एजेंट है और संसद की ओर से व्यय का लेखा जोखा संचालित करता है, इसीलिए इसे केवल संसद के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, ये याद रखिएगा। कैग के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा एग्जाम के लिए फेवरेट टॉपिक रहा है, तो इसे अच्छे से आप लोग 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑडिटर जनरल देख लीजिए, भारत के नियंत्रक का महालेखक कौन है भी वर्तमान में, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, IAS है, तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। तो ये कंप्लीट वीडियो यानी टोटल आपके जितने संवैधानिक इंपॉर्टेंट निकाय थे वो सभी के सभी यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आप इस वीडियो को देखिए, हमेशा यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको बताया जाएगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि उसे भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,